हेलो नमस्कार वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अट्रैक्टिव स्टॉक्स के बारे में जो कि फ़िल्टर की गई है 2 पैरामीटर्स के ऊपर कि पीई वाइज़ जो हम देख रहे हैं कंपनी, पीई वाइज़ हम उसको देखेंगे कि वो लोएस्ट पीई पे हो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाइज़ हम देखेंगे कि हाईएस्ट के आसपास चल रहा हो। तो कम पीई वाला और ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला स्टॉक के बारे में आज 5 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले समझते हैं कि लो पीई और हाई पैट स्टॉक्स का क्या बेनिफिट्स है इन्वेस्टर्स के लिए। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि ये एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी होती है। लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक हो सकता है कि अभी ट्रेड कर रहा हो अपनी ट्रू वैल्यू के नीचे, तो अंडर वैल्यूड रहेगा। इसमें इन्वेस्टर्स को क्या चांस मिलता है? उन्हें ये चांस मिलता है कि जब तक मार्केट उसकी असली पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करे, इन्वेस्टर उससे पहले आके अपनी पोजीशन बना सकता है। सेकंड जो एडवांटेज है वो है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ। अगर हाई प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा तो कंपनी एफिशिएंटली, प्रॉफिटेबली और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, इसका साइन होता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर ग्रोथ रहेगी तो स्टॉक प्राइसेस का ओवर टाइम अपसाइड में जाना प्रिडिक्ट किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो जब वैल्यूएशन वाइज चीज़ लो पे मिलती है और परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है तो जो डाउनसाइड रिस्क होता है वो लिमिटेड रहता है, बट जो अपसाइड पोटेंशियल होती है वो काफ़ी हाई होती है। फोर्थ जो बेटर एडवांटेज है ओवर हाई पीई स्टॉक्स, लो पीई स्टॉक्स की, वो ये है कि जब तक ब्रॉडर मार्केट्स अर्निंग ग्रोथ की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करेंगी तो पीई रेशियो एक्सपैंड होगा और स्टॉक प्राइस सर्ज करेगी, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक का पीई रेशियो मूव करता है अपसाइड में तो स्टॉक का प्राइस भी उसके साथ में मूव करता है अपसाइड में। इन्वेस्टर्स दोनों तरीके से पैसा कमाएंगे। एक तो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ होएगी, सेकंड जो वैल्यूएशन का री रेटिंग होएगा उस बेसिस पे उनको इनकम होएगा। फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कैश रिच रहेंगी ये बिजनेसेस और एफिशिएंट बिजनेसेस रहेंगे। हाई प्रॉफिट्स हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि एक अच्छा कैश फ्लो रहेगा। किस चीज़ों के लिए? एक्सपेंशन के लिए, डेप्ट रिडक्शन के लिए, डिविडेंड पे आउट्स के लिए और शेयर बायबैक्स के लिए। तो ये तो थे एडवांटेजेस सारे लो पीई और हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्टॉक्स के। अब हम वन बाय वन करके सारी स्टॉक्स को देखेंगे। तो फर्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो 94,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पीई की अगर आप बात करोगे तो 5.46 है। और एक अच्छा हेल्दी पीई किसे कहते हैं उसको भी समझते हैं। एक अच्छा पीई बोला जाता है जब कोई पीई मूव कर रहा हो किसी कंपनी का 15 से 20 के बीच में। तो 5.96 का पी इज़ अ गुड पी। व्हाट इज़ अ गुड पी रेशियो ये समझ लेते हैं। तो पी रेशियो का सिंपल फंडा ये है कि कोई आइडियल पी नहीं होता है किसी भी कंपनी का। गुड पी डिपेंड करेगा इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर और मार्केट कंडीशंस के ऊपर। बट जो रेशियो हेल्दी माना गया है वो है 15 से 20 के बीच का। 15 से 20 के बीच बीच का अगर पी मिल रहा है आपको तो मतलब वो एक रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे मिल रहा है। 20 से 25 की कॉमन मार्केट एवरेज रहती है। तो इन्वेस्टर को कंपेयर करना चाहिए पी रेशियो हर स्टॉक का इंडस्ट्री पीयर्स से और इंडस्ट्री के एवरेज से। फैक्टर्स जो हैं उनको हम लेटर ऑन जब पीई के बारे में कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने ये जान लिया कि 15 से 20 का पीई है तो वो एक हेल्दी पीई माना जाता है। ये स्टॉक मिल रहा है आपको 5.46 के पीई पे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे REC लिमिटेड मिल रहा है आपको। ROCE देखोगे इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 9.96 है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो 6.18 है। इससे घबराना नहीं है आपको, इसका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। ये है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है। तो इसका काम ही फाइनेंसिंग करने का है कि पावर सेक्टर की जो वैल्यू चेन है उसमें जो फाइनेंसिंग की जाएगी प्रोजेक्ट्स की वो REC के द्वारा की जाएगी। तो इसका काम ही फाइनेंसिंग का है। तो यहाँ पे डेट ज़्यादा होना इज़ नॉट अ बैड साइन।
पिछले 3 साल का ROCE देखोगे तो 9.72 है। इंडस्ट्री का PE देखोगे तो 23 पे है। तो 23 से काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके 5.46 आता है। तो इसका मतलब REC लिमिटेड अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अभी अंडर वैल्यूड है। अभी इसके पीयर्स का भी PE चेक कर लेंगे। करंट प्राइस की बात करें तो 358 है। बुक वैल्यू की बात करोगे तो 317 पे है। तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू के 5x पे ट्रेड कर रहे होते हैं। कई स्टॉक्स इवन ऐसे हैं जो अपनी बुक वैल्यू के 10x पे भी ट्रेड करते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 52.6% की प्रोमोटर होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो 65.6 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है 358 के प्राइस में। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो 17,267 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। हाईएस्ट लेवल जो स्टॉक का है वो 573 का है और अभी करंटली 358 पे बैठा हुआ है। तो प्राइस वाइज भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। रिटर्न ओवर 10 ईयर्स की बात करोगे तो जो एक एवरेज कंपाउंडिंग चाहिए होती है इंसान को 15% की, उससे 0.5% ज़्यादा ही दिया है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी साउंड दिखती है। अब चलते हैं एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे और वहाँ पर समझेंगे कि REC के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। तो थ्रेट तो एज सच कुछ नहीं है। थ्रेट अगर था कभी तो इस एरिया में था, टॉप के आसपास। अभी आप करंटली देखोगे प्राइस को तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 45% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, ऑलमोस्ट 95,000 ऑलमोस्ट 95,000 करोड़ की कंपनी है और ये आपको मिल रही है 45% के डिस्काउंट पे अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। अर्निंग पर शेयर हमने कंपनी का देखा ही है। अर्निंग पर शेयर है 65.6 रुपीज़ और अभी प्राइस आप देखो तो प्रीवियस जो एक टॉप था अराउंड 166 रुपीज़, उस टॉप को निकाला इसने इन द ईयर ऑफ 2023। वहाँ से स्टॉक प्राइस ने मूव किया जब पब्लिक सेक्टर का एक बुल रन चालू था। वहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 292% का अपसाइड का मूव दिया और 45% अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। तो प्राइस वाइज इसकी पोटेंशियल की अगर बात की जाए, चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस वाइज अगर इसकी बात करें हम, इसके अंदर अभी कितना पोटेंशियल है, तो सिर्फ अगर ये अपने ऑल टाइम हाइज को रिक्लेम करता है तो वहाँ तक ही आपके पास अप टू 81% का अपसाइड मूव है। अब ये प्राइस यहाँ तक कब पहुँचेगा, वन गो में पहुँचेगा या फिर थोड़ा और टाइम लेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा और फिर मूव करेगा, ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर नहीं है। इस स्ट्रैटेजी से अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो जहाँ पर आप लो पी एंड हाई पैट देख रहे हो, तो ये फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। चार्ट हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि हम डिस्काउंटेड चीज़ खरीद रहे हैं, हम कोई ओवर वैल्यूएशन वाली चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो टॉप लगा था वो जुलाई 2024 में लगा था और हमारी निफ्टी का जो टॉप लगा था वो सितंबर 2024 के अंदर लगा था। तो निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, बट ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 81% दूर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी है और ऐसी स्टॉक्स में जो आपको रेगुलर डिविडेंड पे आउट करते हैं, इसका अगर डिविडेंड यील्ड आप देखोगे तो 5% का इसका डिविडेंड यील्ड भी है सालाना। तो मतलब अगर आप लाख रुपए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 5% का डिविडेंड रिसीव होगा। 65% अर्निंग पर शेयर है। 358 रुपीज़ का करंट प्राइस है और ऑल टाइम हाइज की जो बात करें तो वो 654 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स दूर है इसका, 300 रुपये दूर है इसका ऑल टाइम हाई। तो पर शेयर आपके पास 300 रुपये कमाने को पड़े हुए हैं इसमें। फंडामेंटली चीप है कंपनी, प्राइस वाइज टेक्निकली भी चीप है कंपनी। यहाँ पर आप देखो तो बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है स्टॉक के अंदर और काफ़ी काफ़ी टाइम से लोअर लोज एंड लोअर हाइज के स्ट्रक्चर के अंदर ये है। जब भी अपसाइड में आता है एक नया लो बनाने जाता है। अभी करंटली जो लोएस्ट पॉइंट है 348 का है। इट कैन गो लोअर। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स ऐसी हैं कि जिन स्टॉक्स को आपको ट्रेडिंग के पर्पस के लिए नहीं देखना है, इनको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको कंसिस्टेंटली इनकम देंगे और ओवर टाइम इनका प्राइस भी अप्रिशिएट होगा, इनके अंदर बोनस इश्यूज भी आएंगे, शेयर स्प्लिट्स भी आएंगे। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म होराइजन जिन इन्वेस्टर्स का होता है उन लोगों के लिए स्टॉक्स अच्छी रहेंगी उनके पोर्टफोलियो में।
ना तो इनके प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा फॉल दिखेगा कभी, और कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड्स के थ्रू अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है उसको पे आउट भी प्रॉपर कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्टॉक इन दिस वीडियो इज ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का भी अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग्स देखोगे तो 11.6 का है। इंडस्ट्री का देखोगे तो 17.4 का है। ROCE आप देखोगे तो 12.9 की ROCE है। डेट 0.64 है। एक हेल्दी डेट जो माना जाता है वो 0.5 से नीचे माना जाता है, बट इतनी बड़ी कंपनी है और सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पर पेमेंट्स थोड़ी टाइम लेके आती हैं, इंस्टेंट पेमेंट्स नहीं होती हैं। तो हेल्दी डिविडेंड, वो डेब्ट टू इक्विटी है। ROCE पिछले 3 सालों का देखोगे तो 18.6% का है। फ्री कैश फ्लो ओवर 10 ईयर्स 13,781 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 6,600 करोड़ का है। करंट प्राइस है 425। बुक वैल्यू 346 की है, तो बुक वैल्यू के फेयरली आसपास ही डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा दूर बुक वैल्यू से नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 56.7% की है। अर्निंग पर शेयर 36 रुपये की है। हाई लो देखोगे तो हाई जो है स्टॉक का वो 529 का है। डिविडेंड यील्ड इज 2.71%। पिछले 10 सालों में 13% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। ROCE ओवर 5 ईयर्स देखोगे तो 18% की है। तो फंडामेंटली काफ़ी साउंड कंपनी है। कंपनी करती क्या है? एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, प्रोडक्शन ऑफ LPG, और बहुत सारी E&P रिलेटेड सर्विसेज फॉर ऑयल ब्लॉक्स ये कंपनी करती है। तो काफ़ी फंडामेंटली साउंड कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम कंपनी के बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं किस तरीके की है, किस किस के पास ये शेयर होल्डिंग है। तो प्रोमोटर्स के पास आपको दिख रहा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी कंपनी है। तो 56.66% स्टेक जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। FIIs के पास 7.56% स्टेक है। DIIs के पास, DIIs ने इंक्रीज़ किया है, FIIs ने अपना स्टेक थोड़ा डिक्रीज़ किया है। तो DIIs के पास 19.21% का स्टेक है। गवर्नमेंट के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास भी है, और पब्लिक थोड़ा पिछले दिनों में कम भी हुई है, क्योंकि जब शेयर्स की पिटाई होनी स्टार्ट होती है तो कंपनी चली जाती है। अब देखते हैं थोड़े से टेक्निकल्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 217 रुपये का एक ऑल टाइम हाई था, जहाँ से काफ़ी मेजर सेलिंग भी इसके अंदर देखने को मिली थी। और अल्टीमेटली 1 दिसंबर 2023 के अराउंड ये प्रीवियस ऑल टाइम हाइज ब्रेक होते हैं, और यहाँ से प्राइस मूव कर जाता है अप टू 248%। का अपसाइड का मूवमेंट करता है प्रीवियस हाई को निकालने के बाद। अभी करंटली आप देखोगे प्राइस को तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 45% करंटली डाउन है, और लो कितने का बना के आया है? ऑलमोस्ट 60% का लो बना के आया है। करंट प्राइस आप देखोगे तो 45% डाउन है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस से, जहां आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेश ऑल टाइम हाइज हिट किए हैं, और प्रीवियस हाइज के आसपास तो बहुत सारी ही स्टॉक्स पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पर अभी भी ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। PE वाइज भी देखोगे तो 11.6 के PE पे है। इंडस्ट्री 17.4 के PE पे है। अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 81% का अपसाइड रहता है, जैसे REC में था उसी तरीके से सेम ऑयल इंडिया के अंदर है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि कैसा पैटर्न बना रहा है स्टॉक, और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज की टेरिटरी के अंदर था स्टॉक। अब एक हायर हाई लगा है पिछले हाई के मुकाबले, और एक हायर लो लगा है पिछले लो के मुकाबले। अब जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ एक और हायर हाई और हायर लो मिलता है आने वाले टाइम पे, तो उस प्राइस का स्ट्रक्चर स्लोली एंड स्टडीली अपसाइड में मूव करेगा, और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज जो कि 767 रुपीज़ के आसपास हैं उनको टारगेट करेगा। अभी के लिए जब तक प्राइस 323 से लेके और
493 के बीच में है, इट कैन स्टे रेंज बाउंड और यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन में चल सकता है। बट ऐसी स्टॉक्स को जो आप पी वाइज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाइज फिल्टर कर रहे हो, उन स्टॉक्स को आप चाहो तो टेक्निकल्स की मदद के थ्रू ले सकते हो। बट ये स्टॉक्स ऐसी हैं कि इनको आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए हर रेड कैंडल पे, जब भी सेलिंग आए। जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हो, इन स्टॉक्स में आप एसआईपी भी कर सकते हो कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर मुझे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें मेरे को रेगुलर डिविडेंड इनकम आता रहे और ओवर टाइम शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट हुए और नंबर ऑफ शेयर्स भी मेरे बढ़ते रहे, तो ऐसी स्टॉक्स के अंदर जो आपको एक इनकम प्रोवाइड करती हैं, आप अपना एसआईपी भी प्लान कर सकते हो कि जब कभी भी इसके अंदर एक रेड रेड कैंडल होगी तो आप बाइंग करोगे जाके। और इस स्ट्रैटेजी से अगर आप काम करते हो तो जब भी आप खरीदोगे स्टॉक को तो हमेशा गिरे हुए रेट पे खरीदोगे, और जब कभी भी स्टॉक अपसाइड में मूव करना शुरू करेगा तो आपका जो एवरेज प्राइस रहेगा वो लोवेस्ट रहेगा और आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ओवर टाइम स्टॉक्स पोर्टफोलियो से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो 2,33,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। स्टॉक का पीई बात करोगे 7.47 का है, इंडस्ट्री पीई 12 का है, फ्री कैश फ्लो 1,03,000 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 378 है, बुक वैल्यू 171 है। तो ये थोड़ा सा अपनी बुक वैल्यू से हायर साइड पे मिलता है। हाई जो देखोगे 427 का है, ये 52 वीक हाई होता है, ऑल टाइम हाई हो सकता है कि इससे ज़्यादा का भी हो। आर देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो 38.9% की है, आर देखोगे तो 48% की है, 3 सालों की देखोगे 63.1% की है, पिछले 10 सालों का आर देखोगे तो 61.6% का है। 63% के प्रमोटर्स हैं। अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, 50 रुपये पर शेयर दे रहा है। डिविडेंड यील्ड आप देखोगे तो 7.1% का है। तो अभी तक जो हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस करी हैं उसमें से डिविडेंड यील्ड वाइज सबसे बढ़िया डिविडेंड आपको देता है कोल इंडिया लिमिटेड। डेट टू इक्विटी वाइज भी देखोगे तो ये सबसे चीप है, फ्री कैश फ्लो वाइज भी देखोगे तो ये सबसे अमीर भी है, रिटर्न ओवर 10 ईयर्स देखोगे तो 1.30% का है। इसका मतलब अभी हम चार्ट्स पे समझेंगे। तो इसका काम क्या है भाई, माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, ऑल्सो ऑपरेट्स कोल वॉशरीज। मेजर कंज्यूमर्स इनके जो हैं वो पावर और स्टील सेक्टर के हैं। अदर सेक्टर्स भी हैं जो कि है सीमेंट, फर्टिलाइजर और ब्रिकलेंस। तो कंपनी एक महारत्ना कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। प्रमोटर का शेयर देखते हैं, प्रमोटर्स में कौन कौन है। ये कंपनीज ऐसी हैं कि जिनको कोई भी नहीं छोड़ता है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो मतलब सरकारी कंपनी है। 63% स्टेक सरकार के पास है। एफ के पास 7.96% का स्टेक है। डी के पास देखोगे तो आपके सारे म्यूचुअल फंड्स के पास ये स्टॉक है। 22.8% म्यूचुअल फंड्स के पास है। पब्लिक देखोगे तो 5.98% की है बस। अब चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट समझते हैं और देखते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ मूव कर रहा है। पिछले 10 सालों में 10% का रिटर्न देने का रीज़न ये है कि जहाँ 10 साल पहले ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था उसके आसपास ही स्टॉक आज भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो प्रीवियस हाइज हैं 447 रुपीज़ के, उसको निकाला लास्ट ईयर और न्यू ऑल टाइम हाई बनाया 543 रुपीज़ का। अभी शेयर प्राइस जहाँ पर है वो अपने ऑल टाइम हाइज से 30% दूर है। काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन ऑन मंथली टाइम फ्रेम चल रहा है यहाँ पर। जब तक ये इस रेंज के बीच में है तब तक ये साइडवेज रह सकता है, और जैसे ही ये इस रेंज को निकालेगा तो ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम अपसाइड में देगा। डिविडेंड यील्ड 7% का है स्टॉक का, काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज़ की है और प्राइस आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। इतने एक्सप्लोसिव मूव के बाद इतनी करेक्शन और फिर कंसोलिडेशन तो बनती है।
ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स में आपको अक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। जब भी यहाँ पर हमें नेगेटिविटी दिखाई दे वहाँ पर हम इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी स्टॉक्स भी नहीं है। जितनी भी स्टॉक्स की अभी तक हमने बात की है सारी 400 रुपये से कम की ही है। इससे नीचे नीचे की ही है सारी अभी तक। तो एक बस ऑयल इंडिया है वो 425 रुपीज़ की है। तो अगर एक एक शेयर दो दो शेयर करके भी आप लोग अक्यूमुलेट करोगे और छोटे पोर्टफोलियोज भी हैं आपके तो भी ये इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स और डिविडेंड इनकम के थ्रू काफ़ी हेल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट को बनाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। डिफरेंट सेक्टर का स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा प्राइस मोमेंटम इसने दिखाया है। 1,15,000 करोड़ का बैंक है। 6.23 पे इसका स्टॉक पी चल रहा है। इंडस्ट्री पी 7.95 का है। फ्री कैश फ्लो 76,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 18,000 करोड़ का है। बुक वैल्यू 165 की है और करंट प्राइस चल रहा है 151। तो बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे चीज़ मिल रही है। मतलब अगर ये बैंक लिक्विडेट होता है तो 165 रुपये के हिसाब से आपका हिसाब होगा। तो अभी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 17% का ROE है। प्रोमोटर होल्डिंग देख रहे हो 74% की है। अर्निंग पर शेयर 24 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड है इसका 3% का। तो काफ़ी हेल्दी फंडामेंटली ये दिखता है। इसी तरीके से इसका अगर आप प्राइस चार्ट देखोगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो जो एक ऑल टाइम हाई बना है 2010 में उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 90% रिट्रेस करके और उस लो से ऑलमोस्ट 553% मूव कर चुका है। 900% गिर के और 550% का मूव ये ऑलरेडी दे चुका है। प्रीवियस ऑल टाइम हाइज निकालने के लिए अगर जाएगा तो कितना और अपसाइड पोटेंशियल है तो 183% का करंट मार्केट प्राइसेस से 183% का अभी भी इसमें अपसाइड का पोटेंशियल है। पैटर्न अगर आप देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा ओवर टाइम काफ़ी बढ़िया मोमेंटम ये दिखा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज आपने देखा कि काफ़ी बढ़िया प्रॉफिटेबल बैंक है। फ्री कैश फ्लो की बात करोगे 76,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 18,488 करोड़ रुपए का है। क्या आपके FIIs हैं इसमें DIIs हैं उसको भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 74% स्टेक है। FIIs के पास 7.7% का स्टेक है जून क्वार्टर में। अब इंक्रीज हो गया है 7.86% का है सितंबर क्वार्टर में। 11.93% DIIs के पास स्टेक है। तो FIIs DIIs ने काफ़ी भर के इसमें पैसा लगाया हुआ है। LIC HDFC LIC और HDFC ने भर के पैसा लगाया हुआ है। काफ़ी सारे उनके फंड्स के अंदर ये स्टॉक को जगह दी गई है। आ जाते हैं अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर। सेम सेक्टर का स्टॉक है। काफ़ी बढ़िया प्राइस मोमेंटम पिछले दिनों में दिया है। काफ़ी टाइम से अंडर वैल्यूड चल रहा था। 1,32,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है। कैनरा बैंक स्टॉक का नाम है। 6.91% का स्टॉक पी है। 7.95 इंडस्ट्री पी है। प्रोमोटर होल्डिंग 62% की है। करंट प्राइस 146 है। बुक वैल्यू 127 है। तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी भी फेयर वैल्यू पे में हिल रहा है। हाई की बात करोगे 152 का है। डिविडेंड यील्ड 2.7%। रिटर्न ओवर 10 ईयर्स इज 11%। नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ का है। तो अच्छा बैंक है। काफ़ी वेल नोन बैंक है। अब इसका चल के फटाफट से टेक्निकल चार्ट देखते हैं। काफ़ी बढ़िया पिछले दिनों में इसने रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर 2010 का जो एक टॉप अभी हमने यूनियन बैंक के अंदर देखा जहाँ से यूनियन बैंक ने रिट्रेस किया था ऑलमोस्ट 94%। कैनरा बैंक ने भी ऑलमोस्ट 90% 91% वहाँ से रिट्रेस किया था। और उस रिट्रेसमेंट से यूनियन बैंक ने अभी तक रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 500% का। और
कैनरा बैंक ने दे दिया है ऑलमोस्ट 900% का रिटर्न फ्रॉम अपने लोवेस्ट पॉइंट 2020 में। अक्टूबर 2020 में जब कोविड क्रैश आया था उसके बाद से जो इसमें रैली है, ऑलमोस्ट 14 रुपये का, 14.5 रुपये का जो स्टॉक प्राइस था वो 142 रुपीज़ का हो चुका है। तो अपने इन्वेस्टर को इसने 10x रिटर्न दे दिया है विद दिस डिविडेंड यील्ड एंड 19 रुपीज़ ऑफ अर्निंग पर शेयर। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने इतने पुराने हाई के आसपास प्राइस आया है, तो यहाँ से थोड़ी सप्लाई देखने को मिल सकती है ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ हफ्तों में दिया है। अगर हम सिर्फ रीसेंट मूव की बात करें तो लो टू हाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 93% का मूव इसने दिया है। अभी ये एक रिट्रेसमेंट ले सकता है क्योंकि फ्रेश हाई बनाया है, और दोबारा अगर ये स्टॉक हमें मिलता है समवेयर अराउंड 190 129 टू 135, ये 130-20 का जो रेंज है, इस एरिया में स्टॉक प्राइस दोबारा आ सकता है और फिर से जब इस हाई को निकालेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये आने वाले दिनों में, तो में महीनों में देगा। ये स्टॉक्स ऐसी नहीं है कि इनको आप आज बेच खरीदो और परसों बेचो और प्रॉफिट कमा के निकल जाओ। ये लॉन्ग रन की स्टॉक्स हैं, और इन स्टॉक्स में हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि इनके अंदर अगर हमें बाइंग करनी है तो हम फोकस करेंगे टू बाय ऑन रेड कैंडल्स। जब भी रेड कैंडल आएगी हम ऐसी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 स्टॉक्स डिस्कस की है। पांचों स्टॉक्स के बारे में एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि कौन सी थी वो 5 स्टॉक्स। फर्स्ट स्टॉक थी REC लिमिटेड, सेकंड थी ऑयल इंडिया, थर्ड थी कोल इंडिया, फोर्थ थी यूनियन बैंक, और नेक्स्ट जो लास्ट स्टॉक थी वो थी कैनरा बैंक। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है ये वीडियो। इन स्टॉक्स को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है और काफ़ी अच्छी इन स्टॉक्स की बुक्स है। एक मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया है कि कैसे आपको कोई स्टॉक देखनी है और कैसे उसके फंडामेंटल्स को फिल्टर आउट करना है और फिर कैसे जाके चार्ट पे चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस वाइज बाकी सारे स्टॉक्स हमें कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू पे मिलते हैं कंसोलिडेशन में, बट कैनरा बैंक अब ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो इन 4 स्टॉक्स में से अभी यूनियन बैंक इज़ लुकिंग बायबल, कोल इंडिया इज़ लुकिंग बायबल, ऑयल इंडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग बायबल, REC इज़ ऑल्सो लुकिंग बायबल। बट मेरे कहने से ये खरीदने नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से। आप पेपर ट्रेड में इसको बाय कर लो मेरे कहने से, और इसको होल्ड करो और देखो कि कैसा रहता है। इस हिसाब से अगर हमने कोई फ़िल्टरेशन की है और कैसा फिर वो परफ़ॉर्म करता है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।